चलो, तो लेक्चर तो वही है, एग्रीकल्चर विद जीएमसी एंड जीएमपी। जीएमसी क्या है भाई? जीएमसी क्या है? क्या है जीएमसी? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, तो जीएमपी हो जाएगा प्लांट्स। और वो क्या कोलकाता से भी आया नहीं? अगले लेक्चर में आया। जब स्टूडेंट को फेल होने का मन करता है ना, तो फिर वो इस तरह की बात करेगा। नेक्स्ट कल से पढ़ेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज जब होने लगता है, मतलब किस्मत में शायद फेल होने लिखा ये इंडिकेट कर रहा होता है। तुम देखना, अक्सर बर्बाद होना होता है तो आदमी एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देने लगता है। एग्रीकल्चर विद जीएमसी जीएमपी वो बाद में देख लिया जाएगा, एग्जाम बाद क्या होगा। आजकल एग्जाम कई तरीके से होता है, एक पढ़ के भी होता है, एक बिना पढ़े भी हो जाता है। अब यहां पे इस तरह के एग्रीकल्चर करने से फायदा क्या है? ये कह लो कि एक अल्टरनेटिव मेथड है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। एक तो हमने टिश्यू कल्चर का काम किया था, टेक्निकल, केमिकल से बचने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, नई वैरायटी का ईल्ड बनाने के लिए एक मेथड टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपिगेशन था, और एक उसका अल्टरनेटिव मेथड दूसरा मेथड्स है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करके और एग्रीकल्चर करेंगे। तो मैं इसके बारे में मैं अपनी तरफ से एक बात बोल देता हूं, ये एक तरह का ये अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, थोड़ा सा देखो, जुमे के दिन ना नमाज पढ़ो, डाइनिंग जाओ, खाना खाओ, भागते भागते आओ ना, थोड़ा थकान सी रहती है, मतलब थोड़ा सा तो रहता है, तो लेक्चर थोड़ा सा स्लो शुरू होता है। और कभी नहीं, स्पेशली पिकअप थोड़ा लो हो जाता है। मुझे एहसास हो जाता है, एक सुबह में भी एहसास हो जाता है, जो ड्रॉपर क्लास है ना, सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ के आओ, जब चाय नहीं मिलता ना तो ऐसे बन करता है। इस तरीके से इसी बात को ऐसा बोल रहा है ना, एग्रीकल्चर विद जीएमसी, तो अच्छा एग्रीकल्चर विद जीएमसी जीएमपी, ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है। हालांकि इसका भी एक मजा है, और उसमें भी पढ़ाई ढूंढना चाहिए, मध्यम धीरे धीरे बात करना चाहिए। मतलब कुछ लेक्चर ऐसे हैं धीरे धीरे होते हैं, तो उसका भी एक इंटरेस्ट है, मजा है। हमेशा जोश में ही नहीं रहना चाहिए। आज कुछ काम जो है स्लो ही किया जाता है ना, ठीक है, ठीक है। एक बताया था ना, क्या अगर मान लिया किसी को डेट पे पूछना है, तो ऐसे नहीं पूछोगे कब 6 बजे फ्री हो, नहीं, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, ठीक है, आराम के साथ, ठीक है, 7 बजे दानिश के साथ, अच्छा तो जी कोई बात नहीं, ऐसे पूछेगा, ठीक है। कल किसी ना किसी का ऐसे ही बोलोगे, ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे, अरे फ्री हो, चल रही हो कि नहीं चल रही, ऐसे तो समझोगे नहीं। तो कुछ काम स्लो ही होता है, वही काम समझ लो कि उसी नेचर में हम आके इसको डिस्कस कर रहे हैं, स्लो मध्यम। बहरहाल मैं रिचार्ज कर रहा था खुद को, और मैं अब आता हूं अपने पिकअप पे। मैंने इस तरह के एग्रीकल्चर को क्या बोला, अल्टरनेटिव मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, साथ में HYV, इसको क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वेराइटी। एक ऐसी वेराइटी जिसको बोने से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक हमारे गन्ना उगता था पहले, लोहा टन, ठीक है, जिसको अगर छीलने जाओगे ना तो सारे दांत बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो छीले नहीं, उसको हम नहीं छीलते थे। उसको अगर, उसका फायदा ये होता था, मतलब लोग इसलिए लगाते थे कि कोई सियार वार जो होते हैं ना, जानवर वो ना खा जाए, क्योंकि वो उसको छीलना आसान नहीं था। हम खुद ही नहीं उसको चुराते थे, जब हम स्कूल जाते थे ना, तो रास्ते में से टिप दिया करते थे 1-2 गन्ने को, लेकिन जब वो वाला होता तो छोड़ दिया करते थे, क्या फायदा यार, ये तो छिलेगा ही नहीं, खाएंगे ही नहीं।
तो जानवर बेचारा क्या करेगा, हम तो अकल लगा भी सकते थे चाकू फाकू से, वो तो बेचारा कुछ नहीं उदाती से करेगा, इसलिए जानवर नहीं करता। उसका नाम लोहा टन रखा गया। ये फायदा तो था, उसकी नुकसान कम होता था, लेकिन बड़ा कम प्रोडक्टिविटी, उसमें शुगर बहुत कम निकलता था, प्रोडक्टिविटी बहुत उसकी कम थी। तो ऐसे बड़े बड़े जमीन के हिस्से में लगाया जाता था, शुगर का प्रोडक्टिविटी फिर भी नहीं हो पाती थी। तो फिर एक नया वैरायटी आया हम लोगों का, दही चूड़ा, जो खूब रसीला होता है, मोटा सा होता है, ऐसे मुंह में डालते ही छिला जाता है। तो फिर वो नई वैरायटी, वो कैसे वो वैरायटी को बनाया, तो बेसिकली इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही है वो, एक तरीके का मॉडिफाइड करके, जीन उसका मॉडिफिकेशन करके वही लोहा टन है, बस उसका छिलका हमने छिलके वाली जीन को चेंज कर दिया, और उसके अंदर जो शुगर बना रहा था, जो जूस प्रोड्यूस कर रहा था, वो वाले जीन को हमने चेंज कर दिया और एक नई वैरायटी का गन्ना बना लिया। तो एक HYV है, दही चूड़ा वाला गन्ना एक तरीके का क्या है, HYV, हाई यील्ड वैरायटी। कई सारे धान भी है जिसका जेनेटिकली मॉडिफाइड करके हम नई वैरायटी लेके आए, जैसे बस सोनालिका, सोनारा, IR8, ये सब ईरान में धान, चावल, गेहूं, ये सब का ना आइटम्स को बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। ईरान काफी आगे गया है इस मसले, बहुत पैसा कमाया। फिर उसके बाद उसका तो तेल का आ गया, तो उससे भी कमाने लगा। लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी में इस्लामिक कंट्री में वही आ गया अकेले, और इस पे बहुत पहले पुराना से काम करता था। बहुत सारे चावल की वैरायटी है जो उसी की बनाई हुई है। ठीक है, इसमें चलते हैं। हम इससे पहले बात करें कि GMC GMP क्या चीज होता है। फुल फॉर्म तो पता है तुमको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। लेकिन कैसे बनता है, इसको बात करने से पहले हमको यह समझना होगा कि हाउ डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO को कैसे डेवलप किया जाता, सबसे पहले यह हमको समझना पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले ये जानो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या चीज होता है। क्या होता है, प्लांट हो, एनिमल हो, एनसीईआरटी के हिसाब से प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई है या बैक्टीरिया है, जिसका जीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड GMO। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, तुम क्या समझते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो और उसे इनका जीन चेंज कर लो, लगभग मतलब ऑर्गेनिज्म के जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा चेंज करके और फिर ग्रो करवाया जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब मेरा जीन अगर तुमने चेंज कर दी, तो मेरे में वो चेंज नहीं दिखाई देगा, मेरे ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देगा। अगर मेरा जीन अभी चेंज होता है कोई, तो मेरे ऑफ स्प्रिंग में वो दिखाई देगा। तो ऑफ स्प्रिंग का इंतजार करना है, यानी कि अभी देखने लगे, अभी गोरे वाला हमने DNA चेंज करवा लिया, अब गोरे नहीं हो रहे, अरे बच्चा गोरा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। बच्चे के लिए शादी होना चाहिए, तुम दिमाग में आ रहा होगा, अब शादी के लिए कमाना चाहिए, दिमाग में आ रहा होगा, अब क्या करें। मैं बताया, एग्जांपल लिया, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर में जा नहीं सकते। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तुम समझ चुके हो, तो फिर इस डेफिनेशन समझ चुके हो। हाउ डेवलप ये नहीं समझा अभी तुम, तब यह हम समझते हैं कि कैसे डेवलप करेंगे। तो स्टेप्स टू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। स्टेप्स टू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने का जो स्टेप्स है वो क्या क्या है, उसी से GMO प्रोड्यूस होगा।
यही ना सवाल था, हाउ जीएमओ प्रोड्यूस, हाउ जीएमओ डेवलप, कैसे होगा। ये तो जीएमओ का डेफिनेशन है कि जीएमओ कहते हैं किसको है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसको है, लेकिन बनाते कैसे हैं। अब ये स्टेप्स को देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सोर्स सेल सिलेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, सोर्स सेल सेलेक्ट करते हो। अब ये सोर्स सेल क्या मतलब, क्या तुम समझ में नहीं पाए होगे तुम, ये सोर्स सेल क्या कह रहे हैं। जैसे तुम कोई कैरेक्टर को चाहते हो, कोई ऐसी कैरेक्टर तुम्हें पसंद है प्लांट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये चूहे के अंदर छोटा पूंछ वाला मुझे चूहा चाहिए मान लेते हैं, तो छोटा पूंछ वाले के लिए जीन कहां पे है, ये देखो ना कि कौन सा चूहा है जिसका पूंछ छोटा है, पहले ये ढूंढो, फिर उसके सेल में जाओ और वहां से छोटे पूंछ वाला जीन को निकाल लो। ऐसा जीन जो छोटे पूंछ बनाता है उसको निकालो। तो सोर्स सेल क्या है, उस चूहे का वो सेल जो जो छोटे पूंछ वाले स्ट्रक्चर को बनाने में सक्षम वाली डीएनए को रखता है, वो है सोर्स सेल। तो ये है वो सोर्स सेल और इसके पास है ये डीएनए, डीएनए और इसमें है ये जीन, तुम्हारा अपना जीन, और मैं यहां पे लिख देता हूं डिजायरेबल, जिसे तुम चाहते हो। डिजायरेबल जीन वो जीन जो तुम्हारा डिजायरेबल कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, दिखा सकता है, शो कर सकता है। इसको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। पहली बार डीएनए को पहचानोगे तो तुम्हारा जीन पहचान में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कट करोगे। कट करने के बाद तुम क्या करोगे, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल्स। इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल मतलब बैक्टीरिया में डाल दोगे। बैक्टीरिया को होस्ट सेल में सेलेक्ट करो, सबसे अच्छा होस्ट सेल तो बैक्टीरिया ही होता है। ये मेरे पास ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल को मैं बैक्टीरिया कह सकता हूं, बैक्टीरिया हो सकता है ये। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है और तुमने क्या किया, ये वाला जीन भी डाल दिया इसमें, ये वाला जीन भी डाल दिया जो तुम्हारा डिजायरेबल था, वो इंट्रोड्यूस कर दिया है तुमने, वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब क्या करो, इस होस्ट सेल को कल्चर करो बायोरिएक्टर में। एक बायोरिएक्टर ले लो, इसको मैं कह रहा हूं बायोरिएक्टर, ये बायोरिएक्टर है, उसके अंदर कल्चर कर दो, यहां पे डाल के कल्चर कर दो। इस कल्चर ऑफ होस्ट किसमें कर रहे हो, बड़े से रिएक्टर में, बायोरिएक्टर में कर लो, छोटे रिएक्टर में भी कर सकते हो, मगर अगर पूरी दुनिया में तुम्हें फैलाना है तो बायोरिएक्टर में कर दो। बायोरिएक्टर में तुमने कर दिया कल्चर, कल्चर करना जरूरी है। बहुत सारे तुमने होस्ट सेल बना लिया, अब तुम चूहे के अंदर डाल दो। बेहतर यह है कि चूहा, वो चूहा जो बच्चा है ना उसके अंदर डालो, ज्यादा फायदा है, क्योंकि बड़ा होगा ना इसी जनरेशन में मिल जाएगा तुम्हारा अपना डिजायरेबल कैरेक्टर। तो अभी छोड़ा है तो प्रोजीनी में डाल दो। उसके बाद क्या करो, कल्चर करने के बाद इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोजीनी, इंटर इनटू प्रोजीनी, प्रोजीनी में डाल दो जहां पे तुम डालना चाहते हो। अब प्रोजीनी मतलब कोई चूहे में डाल दो जो तुम्हें, अब सिर्फ चूहे नहीं कुत्ता भी हो सकता है, ऐसे नहीं। मैं यहाँ पे माइस ले रहा हूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म माइस है। 95% यूज माइस ही हुआ है जीन मॉडिफिकेशन के लिए। चूहे की सहमत आई रहती है लैब में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं हर लैब में, बायोलॉजी की लैब में, क्योंकि वो मैमल्स है, तो जो फीचर उसमें है वो फीचर हम में भी। पूछ नहीं हमारे पास, ठीक है, उस तरह का दांत नहीं है, लेकिन उसके जो दिल है, हमारे दिल, अरे हमारे चूहे का दिल है, ठीक सेम है। उसके पास जो लंग्स है, हमारा लंग्स सेम है। उसकी जो किडनी है, हमारी किडनी ऑलमोस्ट सेम है। ह्यूमन किडनी लगभग मैमल्स की किडनी से मिलती जुलती है, तो भैंसे की भी किडनी निकाल लो, किडनी मिलती जुलती है, तो फीचर बहुत सारा मिलता जुलता है। इसीलिए चूहा, और चूहा का भाई, चूहा तो किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, ना केस कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, ना उसकी मोरल है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करता है। चूहे की जो लाइफ स्पेन में बड़े कम होता है, कल पैदा होते हैं 10 दिन बाद बड़े हो जाते हैं, कुछ दिन बाद मर जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बड़े होते हैं। एक चूहा यहाँ घूमता था, कुछ दिन में छोटा था, अचानक देखा इतना बड़ा चूहा है,
अब तक तुम्हारे भी क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्ट हो जैसे अपने आप नहीं देखते, वो मर जाते हैं, बदबू आती है, फिर क्लास नहीं हो पाती, स्प्रेडशीट रखना पड़ता है। उसकी वजह क्या है, लाइफ एक्सपेक्ट उसकी बहुत जल्दी पूरी हो जाता है। और इस एलएम चेम्बर में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं, शायद मर गए हैं बहुत सारे, आजकल कम दिख रहे हैं, लेकिन इधर उधर बहुत चूहे हैं इसमें। ग्राउंड फ्लोर पे जो भी ग्राउंड के अंदर होता है ना, उसमें चूहे बहुत रहते हैं। सर्वर क्लासेस में भी चूहे बहुत निकल जाया करते थे, चूहे ग्राउंड वाले में निकलते हैं। लाइफ स्पेन छोटी होती है ना, तो जल्दी जल्दी ये बड़े भी होते हैं। इस वजह से भी माइस का इस्तेमाल बहुत इजीली होता है। तुम अपना इफेक्ट बहुत जल्दी देख सकते हो। अगर तुम मान लिया कि नहीं मैं बकरे में लूंगा, अरे बकरा अभी इतना मेमना सा है, 2 साल बाद बड़ा होगा, तब तुम जाके फीचर देखोगे। फिर मान लिया को फीचर नहीं आ पाया प्रॉपर, दोबारा एक्सपेरिमेंट किए, फिर से 2 साल इंतजार करो। यहाँ एक एक महीने में तुम अपना फीचर देख सकते हो। अब इससे कम अगर चले जाते हैं तो फिर हमारा काम नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि नहीं यार, इससे भी कम वाले लाइफ स्पेन ले लेते हैं, मच्छर ले लेते हैं, ठीक है, तो मच्छर तो इंसेक्ट है ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमारा काम नहीं हो पाएगा ना। हम तो कोई दवाई का टेस्ट करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ताकि हम इंसानों के लिए कुछ कर सके, बेनिफिट टू ह्यूमन बींग्स, उसके लिए कर सके। मच्छर पे कर लिया, मान लिया वहां फायदा हो या नुकसान हुआ, तो उसे ये बात साबित नहीं होता कि हम पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे चूहे का आरबीसी और हमारा आरबीसी सेम था। हमारे अंदर जो लिम्फ है उसके अंदर लिम्फ तो सेम था, सर्कुलेशन सेम था। इसीलिए अगर उस पर टेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ, इंसानों पर अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता। हालांकि इंसानों के मार्केट में पहुंचाने से पहले इंसानों पे भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन इंसानों पे जो टेस्ट किया जाता है ये काफी ज्यादा मतलब दर्दनाक और भयानक बात है। ये सिर्फ कैदियों पे किया जाता है। कोशिश किया जाता है जिन पे फांसी की सजा सुनाई रखी है, या फिर डिटेंशन कैंप, जैसे कि फिलिस्तीनियों पे इजराइल प्रैक्टिस करता है लैब में, वो सारी चीजें। तो जब भी ये बात आती है तो भाई फिर दिल अजीब सा हो जाता है, इसलिए हम उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे थे। दुनिया में मेरे पे इस वक्त ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती है, लाइफ में हम लोगों की है कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन जब भी एक वर्ड आता है ना, पी अगर खाली वर्ड आ जाए ना, तो फिलिस्तीन याद आ जाता है, फिर ये दिल बैठ जाता है, जो खुशी है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा था। लेकिन अब जब यार टेस्ट की बात आ रही थी, तब तक अचानक याद आ गया, कुछ महीने पहले ही सुना था कि वहां के भी डिटेंशन कैंप में इजराइल के जो साइंटिस्ट है वो यूज करते हैं, अलग अलग तरीके का मेडिसिन को उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। बहुत उसके चक्कर में बहुत सारे मर भी जाते हैं, क्योंकि भाई इतनी जल्दी दवाई जो मार्केट में पहुंचती है ना, आने से पहले बहुत कैदियों की जान गई होती है उसमें, इससे टेस्ट करने से पहले। बहुत कम बार ऐसा होता है कि चूहे से इंसान पे आए और आते के साथ सक्सेसफुल हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो कई बार जो चूहे से इंसान पे आते हैं मर जाता है, फिर दूसरा भी मर जाता है, तीसरा मर जाता है। अब वो चूंकि डिटेंशन कैंप वाले कैदी है, कोई उनका मॉरल नहीं देखता है, कोई उनके इंसाफ नहीं है, कोई उनकी तरफ से खड़ा होकर बोल नहीं रहा। अभी तुम किसी के चचा भतीजे का कर लेते तो बैंड बच जाती है, अभी तेरा पुलिस थाले वगैरह सब कुछ हो जाता है। खैर, हम लोग प्रोजेनी में पहुंचा दिया। अब चूहा क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, छोटे पूंछ वाला चूहा बन चुका है। इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब 12th एग्जाम में आता है कि स्टेप्स टू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा इन सारी बातों को। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स सेल। सोर्स सेल को आइडेंटिफाई करोगे, और उसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे, अपना डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करोगे, उसको इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट सेल में, फिर कल्चर करोगे, मेंटेन करोगे, और प्रोजेनी में इंटर करवा दोगे। ये सारी बातें तुमको लिखना है। ये भी आगे देखिए, आराम से आराम से आराम से। अगले साल आते, सन 1947 में आते। देखो इतना ऑप्शन करेगा, और भी तुम अगली क्लास करोगे, पिछली क्लास, ये सब जो है ना फेल होने वाले एक्सक्यूज हैं। स्टेप्स में लिख रहा हूं, जो बोर्ड के हिसाब से, मैं नहीं भी लिखता तो भी चलता, लेकिन चलो बोर्ड के हिसाब से मैं लिख देता हूं कि पहला स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशंस, एक मिनट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशंस
ये क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन फ्रॉम सोर्स सेल, सोर्स सेल से पहचान लो, एक ही में लिख दिया मैंने। उसके बाद तुम क्या करो, आइडेंटिफिकेशन कर लो, पहचान लिया, पहचानने के बाद उसको क्या करो, इंट्रोड्यूस कर दो, कट करके इंट्रोड्यूस करो, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन, आइडेंटिफाइड जीन इनटू होस्ट, होस्ट सेल में आइडेंटिफाई करो। उसके बाद मेंटेन करो, होस्ट सेल को मेंटेन करो, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट सेल्स एंड एंटर इनटू या ट्रांसफर इनटू प्रोजेनी, एंड ट्रांसफर इनटू प्रोजेनी। ये 3 स्टेप्स याद रखना। ये 12th बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है हाउ टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड, उसके यही जवाब है, लैंग्वेज में यही जवाब है। समझाने के लिए मैंने डायग्राम का वो जो इस्तेमाल किया था, अगर पूरा लिखते हो, डिपेंड करता है कि अगर 2 नंबर में आता है लिख के निकल लो, 3 नंबर में या 5 नंबर में, बेसिकली 3 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, लेकिन 3 नंबर में आता है तो वो भी ले लो। क्या ले लो? ये ले लो, ये वाला चीज। नंबर पूरे कैसे लाने यहां पे डिपेंड करता है, 10th का बोर्ड होने नहीं जा रहा, तो कुछ भी लिखते थे नंबर मिल जाते थे। तो 10th में था ना कि पूछा है व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, मान लेते हैं वो 10th में पूछा है कि नहीं, लाइफ प्रोसेस में छोटा नाम हो, कोई और नाम लेते हैं। वही पूछा व्हाट इज द डाइजेशन, अगर 10th में पूछा तो डाइजेशन के डेफिनेशन लिख दोगे, 3 नंबर का है ना, तो पूरे 3 नंबर नहीं, भले तुम 2 ही लाइन का डेफिनेशन क्यों नहीं लिखो, तुम्हारा डेफिनेशन सही है, 2 ही लाइन का 2 ही वर्ड का क्यों ना हो, 3 के 3 मिल जाएंगे। पर 12th में ऐसा नहीं होता, तो कहते हैं नहीं टफ हो जाता। तब क्या यार, तुम्हारी सोच यहां पे पूरी तरह से एक्सपेंड होना चाहिए कि 12th लर्निंग का सबसे आखिरी स्टेज है, उसके बाद जो लाइफ है, जो पढ़ाई है, वो कुछ करने के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं है, वो तो अलग चीज है। तो तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी कंप्लीट यहीं पे होती है। तो तुम यहां पे सिर्फ करेक्ट जवाब दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है कि वो नंबर कितने का है और तुम्हारा जवाब में वर्ड्स कितने हैं। अगर वर्ड से बचना चाहते हो, डायग्राम यूज करा करो, मनगलत डायग्राम, इस तरीके से जो भी तुम्हें समझ में आ रहा ये ऐसे वैसे दिखाना चाहिए, तो डायग्राम यूज करोगे, वर्ड से बच जाओगे। मतलब कम वर्ड में ही पूरा नंबर देगा, मतलब पूरा नंबर इतनी आसानी से नहीं आता। सब कुछ सही लिखा होगा फिर भी नंबर 10-20 नंबर कट के आएगा अगर तुमने प्रॉपर वर्ड्स नहीं लिखे। तो यही होता है सबके साथ, जिसकी वजह से यहां नंबर नहीं उठता। 10th में बड़ी इजीली आता 94%, 12th में या 64 आने में आफत हो गई, 74 आने में आफत हो गई। क्यों? वही स्पीड पढ़ाई थी, क्योंकि यहां पे सिर्फ राइट से मतलब नहीं है, प्रॉपर से भी मतलब है, प्रॉपर आंसर भी देना है। मैं बता रहा हूं 2 नंबर में है इतना ही, 1 नंबर में कभी नहीं पूछेगा कि अच्छा हाउ टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस या डेवलप, ये नहीं पूछेगा। 1 नंबर में क्या पूछेगा, व्हाट इज द जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या चीज है। हाफ नंबर में क्या पूछेगा, जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा लो, जीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, जीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, जो ना कि हाफ नंबर दिया है और लिखा है कि जीएमओ, मतलब सिर्फ फुल फॉर्म बता दो मिल जाएगा। 1 नंबर है तो जीएमओ के डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, 2 नंबर में है तो फिर ये स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, 3 नंबर में है तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये नंबर के हिसाब से तुम्हें जवाब सोचने हैं वहां पे। तो सवाल के लिखते टाइम ये देखना जरूरी है कि वो सवाल कितने नंबर का है, तभी प्रॉपर नंबर आएंगे। 10th 12th में फर्क है, अक्सर फर्क है और बहुत फर्क हो जाता है। 12th में 80% लाना, एमयू बोर्ड अगर है तुम्हारा और 80% लेके आ रहे आ गए ना, मतलब तुम एमबीबीएस में सेलेक्ट होने की काबिलियत रखते हो। अगर मेहदीन सर से और बाकी सर से जुगाड़ ना हो, मतलब ऐसे ढंग से लेके आए हो तो, नहीं तो जुगाड़ पानी वाले भी बहुत है, प्रैक्टिकल में खूब नंबर बढ़वा देते हैं।
तो उससे भी आ जाए। अरे चलो काट देंगे, मेहदी सर बदनाम हो जाएंगे वरना। अच्छा मेहदी सर अभी है या चले गए? जूलॉजी पढ़ाते थे हम लोग को। वो तो मैम पढ़ाते थे। अच्छा मैम पढ़ाते थे, कौन मैम थी? क्या नाम उनका? एक तो थी सबिया और एक थी, दोनों एस से ही थी। हाँ सादिया, हाँ सादिया, एक सबिया, ये भी एक, दोनों एस से ही नाम है। तो एक शायद बॉटनी के लिए है और एक जूलॉजी के लिए है। दर्जन से टीचर है बोटनी जूलॉजी के लिए, इतनी तो याद आती है। मैम पढ़ाते थे तो खैर वो क्या पढ़ाती थी, मतलब वो लेक्चर शुरू करती थी, वो खुद ही सुनती थी, खुद ही नहीं, हम पीछे बैठ के पर्चे पे लिखा करते थे, कुछ शॉर्ट नोट बनाते थे, कुछ ना कुछ करते थे। मोबाइल था मेरे पास तो मोबाइल चला देते थे उनके पीरियड में नहीं पढ़ते थे। तो पहले फिर मैं मेहंदी सर आया, ये तो और नहीं पढ़ाते थे, मतलब ये तो पर्चा लेके ऐसे लेके आते थे, लो क्वेश्चन करो। मेहंदी सर ने सुना कि वो सिर्फ कोचिंग में अपना पढ़ाते हैं, वहां नहीं पढ़ाना चाहते। चलो अब क्या नहीं, अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, प्लांट के साथ रखा, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर प्लांट के साथ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट इन प्लांट, अगर प्लांट में रखा तो प्लांट में हमें क्या मिल जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मिल जाएगा, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मिल जाएगा। अच्छा इंग्लिश में मैम जो एक थी, एक तो रैना मैम थी और एक आयशा मैम थी, वो हैं या चली गए? मैंने ना आयशा मैम ने, इंग्लिश के लिए तो टीचर जो आई होंगे, अभी तो इधर अब्दुल्ला जाएगी वहां पढ़ाती थी ट्रांसफर। हाँ वही अब्दुल्ला से हमारे टाइम पे थे, जो भी है पता नहीं क्या मैम, जो भी है। अरे बहुत डांटे थे एक बार, पता नहीं बिला, बहुत डांटा, बहुत डांटा, एकदम शर्मिंदा कर दी थी डांट डांट के, पता नहीं उसको क्या है। फिर लेकिन नंबर बहुत अच्छा देती थी, मैं हमेशा गलत ही आंसर लिखता था, फिर भी नंबर बहुत अच्छा मिलता था। 25 में 23 दे दिया था, मैं सोच रहा किस बेसिस पे दे दिया, कह रहे क्या लिखा है मुझे समझ में तो आया नहीं, मगर दे दिया नंबर मैंने। लिखा बहुत कुछ है लेकिन क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश पता नहीं लिखा, एक्चुअली में मुझे उस टाइम कुछ पढ़ के नहीं गया था उनके सब्जेक्ट का, सच में अगर वो नंबर चेक करके नंबर देती तो मैं इंग्लिश में फेल ही होता, लेकिन वो नंबर सही देती थी। हाँ डांटती बहुत थी, कभी कभी बहुत ज्यादा ही। अच्छा देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तुमने बना दिया है, अब बना लिया तो फायदा क्या हुआ बनाने का, क्या मिला तुमको बनाने का? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड कर तो क्या फायदा हुआ? अगर ऑर्गेनिज्म है भाई, प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म ही है, इसको तुमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया तो फायदा क्या हुआ, क्यों किया, पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था कि तुम एबायोटिक स्ट्रेस है, एनसीईआरटी क्या बोलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का फीचर क्या चीज आ जाता है जिसकी वजह से हमने इसको बनाया, यानी व्हाट इज द गुड फीचर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ बातें बोलता है। फीचर, गुड फीचर, सम गुड फीचर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ये भी पूछता है तुमसे बोर्ड एग्जाम में। सम क्या हुआ, क्या हुआ नहीं समझ में आया, फिर बोले नहीं। देखो जो जीन मॉडिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म के साथ कर रहे थे वही सारा किस्सा प्रोजीनी के रूप में माइस ना लेके मैं प्लांट ले लेता, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ना कह के मैं उसको क्या बोलता, प्लांट बोलता। तो प्लांट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों किए? अब वहां पे पूछ की कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, पत्ते के लिए थोड़ी ना किए कि बड़ा सा पत्ता पैदा हो जाए, ये तो हम किए नहीं होंगे। तो क्या क्या किए? बेसिकली जिन साइंटिस्टों ने प्लांट के अंदर जीन मॉडिफिकेशन किया उनका फोकस क्या था, किस तरह के फीचर डेवलप करना चाहते थे, या फिर मैं ये कहूं
कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर क्या क्या फीचर आ गया जिसकी वजह से वो मेरे लिए बेटर हो गया। तो हम उसके फीचर के बारे में करेंगे। सब गुड फीचर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, फीचर ऑफ जीएमपी। सबसे पहला नहीं, दूसरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, एबायोटिक स्ट्रेस है। कोल्ड है, ज्यादा ठंड पड़ना भी सही नहीं है, ड्रॉट सूखा पड़ना, इस तरह की जो चीजें है ना, इसको एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। इसकी वजह से क्रॉप बहुत सारे खराब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा बारिश जो हो जाती है ना, उससे भी बहुत सारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट आ जाने से भी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। ये ज्यादा सूखा पड़ जाने से भी खराब हो जाते हैं। तो हम साइंटिस्टों का, हमने मतलब जो साइंटिस्ट थे, उनका फोकस ये था, जो कृषि विभाग में बीएससी करो एग्रीकल्चर से, ये सब करने लगोगे, जो कृषि विभाग में लोग हैं, उनका मोटिव था कि हम ऐसे क्रॉप, ऐसे प्लांट को डेवलप करें कि बहुत ज्यादा भी अगर बारिश हो जाए, तो अचानक से नहीं होती, दिसंबर में बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, बारिश होना है हो जा, तुम्हें बिन बादल बरसात बरसना है बरस जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा प्लांट डेवलप करे। सूखा पड़ गया, महीनों तक बारिश ही नहीं हुई तो भी बच गया, यानी ड्रॉट को भी बर्दाश्त कर सकता है। कुछ ऐसा है कि अगर ओले पड़ने लगे तो खराब हो जाता है। वही वाले प्लांट में मैंने ऐसा जीन मॉडिफिकेशन किया कि इस बार खूब ओले पड़े फिर भी खराब नहीं हुआ, यानी कि इंक्रीज टॉलरेंस एंड एबायोटिक स्ट्रेस। अक्सर आजकल मौसम के बगैर ही बारिश होता है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा, तो क्रॉप का अगर इफेक्ट पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जमीनें कम ऐसे ही है, और ऊपर से ऐसे बर्बाद हो जाएगा तो बड़ा खेला हो जाएगा। इसीलिए ये इंप्रूवमेंट लेके आए हम लोगों ने उसके अंदर। और दूसरा क्या, रिड्यूस केमिकल यूज। ऐसा प्लांट डेवलप कर लिए कि वो अपना कीड़े मकोड़ों से अपनी रक्षा खुद ही कर ले। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया हमने, ऐसा जीन उसके अंदर डाल दिया कि अगर कीड़ा खाएगा मर जाएगा, या ऐसा स्मेल उसमें से आएगा कीड़ा अपने आप भाग जाएगा। ये जीन से हमने डेवलप किया बहुत सारा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये जितने भी फीचर्स है ना, ये सब फीचर्स केमिकल यूज को रिड्यूस करती है। तो बाय कैसे, मैं लिख रहा हूं, बाय डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। इस तरीके के अगर तुम प्लांट को डेवलप कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा कि केमिकल की यूज कम हो जाएगा। एनसीईआरटी तो और कुछ और लिखा है, वो लिखा रिड्यूस डिपेंडेंसी और केमिकल, बात सेम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एंड तीसरी चीज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, इसका एग्जांपल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एग्जांपल फेमस है बीटी प्लांट। बीटी कॉटन नाम सुना है? कॉटन को कीड़े खा जाते थे, उस कॉटन के अंदर हमने बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया को के जीन को डाल दिया।
अब कीड़े आ रहे हैं ना तो उनका गला फट जाता है, खाते के साथ मर जाते हैं। ये बैक्टीरिया पर डाल दिए, ये बैक्टीरिया उनके गले को फाड़ देता है। और कैसे करता है वो सब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बीटी कॉटन वगैरह, बहुत फेमस फेमस नाम पढ़ने वाले हैं। हमें इंसुलिन वगैरह भी बना के देखना है, हमें तो अभी बहुत कुछ बनाना है। देखो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, कि कई बार ऐसा होता है कि पक जाता है टमाटर या बहुत सारे ऐसे फल, और हम लेके आते हैं ना, घर तक लेके आते हैं, रखते हैं कि कल जाके मार्केट में बेचेंगे या परसों बेचेंगे, 2 दिन में पिघल जाता है, इतना पक जाता है। या फिर वक्त से पहले पक, जैसे अभी थोड़ा सा दिन किए, जैसे वो मैच्योर हुआ फौरन पका, और पकने के फौरन बाद ही पिघलना शुरू हो जाता है, नहीं बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकना का मतलब जवान मान लो तो जवानी जैसे शुरू हो गई, अगले दिन बूढ़ा हो जाता है, ऐसा मान लो। अगर इस तरीके से हो जाता तो फिर इस तरीके से हम जीन उसके अंदर डेवलप करते हैं कि जब वो पकना शुरू हो ना तो एक साथ सब कुछ पूरा ना पके, पूरी तरह से एक ही दिन में ना पके। पकना शुरू हो गया, तुमने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद तुम घर पे लाए, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, पकी रहा, तोड़ लिए उसके बाद भी वो पकी रहा। हम करते हैं ना आम के साथ, भूसे में डाल देते हैं, पक जाता है। आम के साथ ऐसे रखे रहो, पक जाता है। कच्चे लेके आओ, रखे रहो, पक जाता है। बहुत सारे हम मतलब करते हैं। वो क्या है कि उसके अंदर ऐसे जीन डेवलप हुआ है कि पेड़ से तोड़ने के बाद भी वो धीरे 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 उसके अंदर हार्मोनल चेंज आता रहेगा, पकता रहेगा। जब तक मार्केट तक ले जाने की बात आएगी ना, तब तक पूरा पक चुका होगा, बर्बाद एक भी नहीं होगा। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस से ऐसे बचाया जा सकता है। टमाटर के लिए ये इस्तेमाल किया गया, एक फ्लेवर सेवर टोमेटो प्रोड्यूस किया गया, एक खास तरह के टोमेटो जो हल्के से कच्चे रहते हैं। देखना सब्जी की दुकान पे, घर पे लेके आते हैं, कहते हैं 1-2 दिन बाद आप इसको बना लीजिएगा। कुछ होते, एक तो होते लाल लाल वाले और एक होते थोड़ा सा पीले पीले वाले, वो फ्लेवर सेवर वाले टोमेटो है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बहुत कम है। इसके अंदर जो चौथा फीचर है, रिड्यूस मिनरल यूजेज एफिशिएंसी। हम ये कोशिश करते हैं कि प्लांट कम से कम मिनरल यूज करे। फायदा है, अगर इस सॉइल में मिनरल मौजूद है तो उसकी एक लिमिट है। अगर एक प्लांट कम मिनरल यूज करेगा तो मिनरल ज्यादा प्लांट को मिल सकेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट को मिल सकेगा। और ज्यादा यूज करेगा तो फिर सबको नहीं मिल पाएगा, तो बहुत से प्लांट ऐसे रह जाएंगे जिनको मिनरल प्रॉपर नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हर कोई कोशिश करे कि मैं कम खाऊं। इस्लाम यही कहता है, दस्तरखान पर बैठे हो ना तो कोशिश करो कि मैं कम खाऊं, सामने वाला ठीक से खाए। इसके चक्कर में सब सही से खाते हैं, लेकिन हम ऐसा करते होते नहीं है। अफ्तार में बैठे हैं तो इधर से पकौड़ी निकाले जा रहे हैं। तो हाँ, उल्टा था, पकौड़ी देना था तो हम देखते हैं कि कौन ऊपर देख रहा, उसकी निकाल लो। और मिनटों में छोटे छोटे थे, वो देखे ना, देखो छत में क्या है, उसके ले लो। इस तरह से ये चलता है। लेकिन प्लांट को भी बताया गया है कि कम से कम मिनरल यूज करो, रिड्यूस मिनरल यूजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा खा लो, यहां तो कम से कम खाना है, कम से कम। और लास्ट से एक फीचर इसके अंदर डेवलप हुआ था, लास्ट इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अगर मैं ऐसा चावल डेवलप कर दूं जिसमें विटामिन भी मिले तो सोने पे सुहागा, प्रोटीन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। गोल्डन राइस, चाइना गेट,
ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए भर भर के, विटामिन ए इनरिच्ड है। गोल्डन राइस नहीं खाया, बिरयानी इसी से तो बनती है। गोल्डन चावल नहीं अम्मी मंगाती है, वही बोलिए, 50 रुपए किलो में भी मिल जाता है। सही बात है, गोल्डन कलर का होता है ना, इसलिए गोल्डन राइस बोलते हैं। उसके अंदर विटामिन ए इनरिच्ड है। चावल हमेशा नुकसानदेह नहीं है, और ये चावल रोज खाने की चीज नहीं है, हर वक्त खाने का चीज नहीं है। अब बिहार में तो खा, अच्छा ऐसा भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। बिहार में तो भाई दोनों टाइम मारते हैं तो, और सालों से मारते आ रहे हैं, फिर भी कहाँ कुछ हो रहा। हाँ यह है कि चावल एक ऐसा चीज आप कि अगर आप तुम खाते हो और खाने का शौक है तो खाने के जस्ट बाद ना तुम बैठ सकते हो ना लेट सकते हो, वो करना नहीं। अगर तुम खाना खाया और 15 मिनट तक तुम खड़े रहे या चलते रहे या कुछ करते रहे, उसके बाद तुम बैठे या सोए, तब फिर चावल का इतना इम्पैक्ट नहीं है, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इस तरह ये क्या इम्पैक्ट क्या है, क्या होता है, मतलब ये तो नहीं वो इंटेस्टाइन जल्दी फैलाता है, हाँ पेट निकाल सकता है। और दूसरी चीज की उसका इम्पैक्ट है, अगर साफ सफाई से नहीं धोते तो किडनी पे असर पड़ सकता है। तो चावल बनाने वाले पे भी है कि उसको खूब मतलब धो, उसके अंदर से कंकड़ पंकड़ बहुत निकल जाने के चांसेस होते हैं, वो किडनी में जाते हैं, किडनी स्टोन की बड़ी वजह बन जाता है। चावल खाने वाले के डॉक्टर सबसे ज़्यादा यही मना करता है किडनी स्टोन के लेके, लेकिन बिरयानी मस्त होता है, वो खाया करो। चलो तो अब हम कल पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट वाली वैरायटी। ये ठीक है, तब तक इतना याद कीजिए, पढ़ाई किए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, बाहर मत जाया कीजिए, और गुड्डू के यहाँ कभी कभी चाय पी लिया कीजिए।